तो नेतन्याहू कहते हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और इजराइल में जश्न मनाया गया इसको लेकर के, और सीरिया में भी मनाया गया। सीरिया में जश्न मनाया गया, लोगों ने गाड़ी के हॉर्न बजाए, खूब खुशी में नाचे गए। दरअसल वही बात है कि सुन्नी और शिया जो है वहाँ पर अगर बात कर ली जाए सीरिया की, तो वहाँ पर करीब 10% के आसपास शिया हैं और सुन्नी जो हैं, बाकी आबादी जो है वो सुन्नियों की है। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा सत्ता या जो अधिकारी वर्ग जो थे वो सब शिया थे, क्योंकि अपने अपने को अपॉइंट किया जा रहा था ताकि विद्रोही जो हैं वो हावी ना हो जाएं। लेकिन यही गलती हो गई बशर अल असद के साथ, यही गलती हो गई, क्योंकि वहाँ वो लोगों में असंतोष इतना बढ़ता चला गया कि उसकी परिणति जो है वो हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये विद्रोही गुट HTS जो है जब आगे बढ़ रहे थे मेरे ख्याल से, तो कोई विरोध भी आर्मी की तरफ से भी विरोध नहीं हुआ। आर्मी की तरफ से इसलिए विरोध नहीं किया गया क्योंकि इतने सालों से वहाँ पर वॉर चल रहे थे। सीरिया की सेना में करीब 3 लाख सैनिक थे, जो कि घट करके अब आधे हो गए, यानी कि 1.5 लाख के आसपास। अच्छा, 1.5 लाख में भी कितने जो सैनिक हैं वो विद्रोही गुट को सपोर्ट कर रहे हैं खुले मतलब खुले तौर पर। अच्छा, एक चीज़ और है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो होता है उसमें सीरिया ऐसा नहीं है कि वहाँ ना कोई टैंक है ना फाइटर जेट्स है, कुछ ऐसा नहीं है। उनके पास टैंक भी है, फाइटर जेट्स भी है, उनके पास मिसाइलें भी हैं, उनके पास अच्छा जंगी बेड़ा भी है, छोटी सी नौसेना की टुकड़ी भी है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद भी 10 दिन में तो खेला हो गया, बिल्कुल पलट कर रख दिया। असल में हुआ क्यों? क्योंकि चल तो रहे थे काफ़ी सालों से, ये 10 ही दिन में क्यों हुआ? हुआ इसलिए क्योंकि जो नाराज़गी थी असद से वो जनता से भी थी, पीक पे आ गई थी, बिल्कुल पूरा पीक पे आ गई थी, इसलिए उनको देश छोड़ के भागना पड़ गया। अच्छा, देश छोड़ करके भागने वाली ये जो परंपरा चल रही है ये खाली सीरिया में नहीं, इसके पहले सबसे पहले हुआ अफगानिस्तान, फिर उसके बाद हुआ श्रीलंका के बाद आया बांग्लादेश के बाद अब आ रहा है सीरिया। तो ये जो प्रचलन में चल रहा है ना कि जो प्रमुख नेता है वो देश छोड़ के भाग जा रहे हैं, इस और जितने भी ये चारों मैं बता रहा हूँ सब जगह पर अंतरकलह, बहुत ज्यादा अंतरकलह है। सब इसी बात को लेकर सीरिया के लोग टेंशन भी, हालांकि खुश तो हैं लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात की थोड़ी सी चिंता भी हो रही है। हाँ, घर वापसी हो रही है। लेबनान से लोग वापस हो रहे हैं। हाँ। लेबनान में कितने लोग शरण ले लिए थे, सीरिया का जो संकट गहरा रहा था तो लोग छोड़ कुछ लेबनान में चले गए थे, लेबनान के लोग सीरिया में चले गए थे। अब वो सब अपनी अपनी जगह वापस लौट रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं सीरिया के मोहम्मद गाजी जलाली, तो उन्होंने ये कहा है कि अब हम मिलजुल कर काम करेंगे। इशारा उनका एक प्रकार से पब्लिक मैंडेट की तरफ है। वो कह रहे हैं कि जनता चुनेगी तो फिर हम जिसे भी चुनेगी हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। और ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री कह रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि राष्ट्रपति कहे तो समझ में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता जिसे चुनेगी उसके साथ हम काम करेंगे। इधर जुलानी जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और नई सत्ता बनाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मान्यता मिलेगी क्या? किसने मान्यता? अब देखिए ये तो यूएन डिसाइड करेगा, क्योंकि ब्रिटेन क्या कह रहा है? ब्रिटेन तो HTS को सपोर्ट करने के लिए एकदम खुले मंच दे दिया है कि भाई ये बड़ा दिलचस्प है। इसलिए ब्रिटेन देखिए, पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि ये जो अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है इनको आतंकी माना जाता था, ठीक है, और अभी भी अमेरिका समेत कई देश, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका मान रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन तो बिल्कुल दोस्त हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है, अब ब्रिटेन अगर सपोर्ट करता है, जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान को कई ऐसे जो देश थे वो खुले मंच दे दिए थे कि भाई हम सपोर्ट करते हैं, आप सरकार बनाइए। उसी तरीके से ब्रिटेन जो पहला देश है वो विद्रोही गुट को सपोर्ट कर दिया है, HTS को सपोर्ट कर दिया है, बोल रहा है कि मैं आतंकी संगठन, अब इस संगठन को अब आतंकी नहीं मानता हूँ। अच्छा, अब ब्रिटेन का सपोर्ट उसको मिल गया है, तो इस कारण से प्रधानमंत्री जो वहाँ पर हैं मोहम्मद गाजी जलाली, वो समर्पण कर दिए हैं विद्रोही गुट के सामने कि भैया आप जैसे बोलोगे मैं वैसे काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये दिखता नहीं है, क्योंकि जो अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं उन्होंने कल मतलब जाकर के दमिश्क में अपने बॉडीगार्ड के साथ बिना हथियार गए, लोगों से मिले, लोगों से बातचीत की, तस्वीरें सामने आई। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि मैं सीरिया की जनता को
जितनी स्वतंत्रता देनी होगी मैं उतनी दूंगा। लेकिन कुछ उन्होंने क्लॉजेस भी लगाए हैं, क्लोजेस लगाए हैं कि हाँ, महिलाओं को लेकर के महिलाओं शायद के से। पहनावे और क्या बोलते हैं, महिलाओं के पहनावे पर उनकी अनुमति जरूरी होगी। यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं ये तालिबान पर फोकस चला जाता है कि अच्छा तालिबान वाला ही मामला तो कहीं अलकायदा वाला असर जो है वो अलग हो गए, लेकिन अलकायदा वाला असर जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो जाने वाला बिल्कुल नहीं असल है। में अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है वो तो चुनाव होंगे क्या वहाँ पर? क्लास तो लिए हैं उन्हीं से। हाँ क्लास तो हाँ पूरा क्लास 2013 के पहले तो क्लास उन्हीं से लिए हुए हैं। हाँ। और ये लिए कैसे हुए हैं इराक में? ये अच्छे एजुकेटेड हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, बिल्कुल इंजीनियरिंग करे हुए थे, पढ़े लिखे एक तरीके से, तभी तो इस तरीके से इतना उभर के नेता बन करके सामने आए हैं। तो एक डॉक्टर गया तो इंजीनियर आया। हाँ, एक डॉक्टर गया, एक इंजीनियर गया आया। ये तो बहुत बेहतरीन लाइन आप दे दिए सीरिया के लिए। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इराक में चल रहा था युद्ध, और ये थे कहाँ पर? ये थे आपका ये सऊदी अरब में पिता के साथ। इनके पिता एक कोई कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, उसमें वो काम कर रहे थे, बड़े ओहदे पर थे। तो उन्होंने उनकी जो ये थी एक होती है ना कि जो देश के लिए काम करना, उन्होंने इराक में जाकर के, वो युद्ध चल रहा था, उन्होंने उस युद्ध में जाकर के शामिल हो गए और वो लड़ाई लड़ने लगे। उसी दौरान इनकी अलकायदा से मुलाकात होती है। अलकायदा से बगदादी उनसे मुलाकात होती है, फिर उनसे वो प्रभावित हो जाते हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी। वहाँ से फिर वो आते हैं, उनको बगदादी द्वारा भेजा जाता है सीरिया की, जाओ आओ वहाँ पर आप इस सत्ता को उखाड़ फेंको। टारगेट। तो देखिए ये दिलचस्प है कि एक तरफ सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो अर्श से फर्श पर आ गए, तो कोई फर्श से अर्श पर पहुंचने की तरफ अग्रसर है। लेकिन एक चीज़ और दिलचस्प आपको बताऊं कि ये जुलानी जो हैं, इनका असल नाम का इस्तेमाल अब ये करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो फिर हम आपको बता देते हैं। इनका असल नाम जो है अहमद अल शारा है, और ये चाहते हैं कि अब इनका यही नाम इस्तेमाल हो, अबू मोहम्मद अल जुलानी या फिर अहमद अल शारा। अहमद अल शारा। और एक प्रकार से आप ये समझिए कि पुरानी छवि जो है ना, इसको कवर करने की कोशिश है और एक नई छवि बनाने की कोशिश इनकी है। लेकिन क्या ये हो पाएगा? सीरिया में इतनी जल्दी क्या शांति हो सकती है? तुर्की अपना हित देख रहा है, उसने भी वहाँ पर हमले करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीरिया में बशर अल असद जो हैं उनका शासन तो था, लेकिन पूरे सीरिया पर नहीं था, आसपास विद्रोही गुट और हैं और वहाँ पर भी चल रहा है, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स तो चल रहे हैं आसपास। लेकिन बीच का अगर हिस्सा अगर हम देख लें सीरिया का, जिसमें दमिश्क और दूसरे जो अलेप्पो और दूसरे हिस्से जो आते हैं, वहाँ HTS जो है अब जो कह सकते हैं कि वो ताकत में बनकर उभरी है। उसकी सत्ता तो नहीं आई, लेकिन सत्ता उसी के आने वाली है, ऐसा लग ज़रूर रहा है। रूस और ईरान जो हेल्प करने वाले थे वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर बहुत पाए। दिन से खड़े थे पीछे, बिल्कुल, और खुल के सपोर्ट भी कर रहे थे। सपोर्ट इसलिए कर रहे थे, ईरान 2-3 निशाना साधता था सीरिया के माध्यम से। हिजबुल्ला। लेकिन ये मुझे आनंद हैरानी हुई कि ईरान मदद नहीं भेज पा रहा था क्योंकि इधर इजराइल खड़ा था, ये कहा गया। लेकिन हिजबुल्ला जो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था, वो तो वहाँ पर काउंटर अटैक कर सकता था, लेकिन हिजबुल्ला ने भी नहीं किया, क्योंकि इजराइल उसको बहुत कमजोर बना चुका है। हाँ। हिजबुल्ला को बहुत कमजोर तो बना क्या चुका है। हम ये माने कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में जो जंग छिड़ी हुई थी और अभी थोड़ा सीज फायर है, तो उसमें हिजबुल्ला कमज़ोर हो चुका है और वो हिजबुल्ला इजराइल जो बड़ा जीत का जश्न मना रहा था, मामला उल्टा, कहानी उल्टी है कि हिजबुल्ला बहुत वीक हो चुका है इजराइल ने जो अटैक किया उससे। और देखिए हिजबुल्ला भी चाहता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो सब देश से लड़ने लगेगा, जितने भी बॉर्डर सीमा पर जुड़े लगे हुए देश हैं, क्योंकि उसका भी एक दायरा है। उसको आगे का दिख रहा है कि आगे भी तो रसद आना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ईरान के इशारे पे हिजबुल्ला चलता है। हाँ, जब तक ईरान नहीं बोलेगा कि भाई आप इसमें कूदो, तब तक वो नहीं कूदेगा, क्योंकि पूरी सपोर्ट। तो ये तो बड़ी एक प्रकार से सीरिया में जो उलटफेर हुआ है, क्या हम ये मान सकते हैं कि ये बड़ी हार के रूप में ख़ास तौर पर अब ये रशिया और ईरान जो
एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं, दोनों दोस्त भी हैं, बिल्कुल। तो ये उनकी एक हार हो हार इसे माने हम, और अमेरिका, तुर्की, इजराइल और बाकी देश जो हैं उनकी ये जीत मान लें हम। बिल्कुल, देखिए इजराइल तो मजबूत हो गया है, नेतन्याहू ने ये बात बोल दिया। इजराइल तो मजबूत हो गया, no इजराइल doubt। मजबूत हो गया इस कारण से क्योंकि अब जो हिजबुल्लाह को जो जाता था जितने भी हथियार वगैरह, अब वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल का विद्रोही गुट के साथ कुछ न कनेक्शन तो है, कुछ तो कनेक्शन है, तभी तो बिल्कुल ये भाग इजराइल गए थे, खुल नेतन्याहू करके शायद support ये कर रहे भाग हैं। गए थे, पूरा और भाग ये गए। इसकी ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है ये नज़र अभी आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और ये हुआ अभी है। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या सीरिया में शांति हो जाएगी? क्या सीरिया में जो HTS है उसकी सरकार बन जाएगी? क्या वहाँ पर चुनाव होंगे? बहुत सारी बातें हैं जो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं, और इसमें अमेरिका, इजराइल और तुर्की का रोल कितना अहम होने वाला है, और इसके बाद रशिया कहाँ नया खेला करने वाला है, इस पर नज़र बनाए रखिए। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।